हमने कल पढ़ा था उसको हम रिवीजन करते हैं। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, मुझे बता सकता है कोई? या हेलो एवरीवन। सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हमने कल क्या पढ़ा? हाँ, फिर हमने कल क्या पढ़ा था इसके बारे में मुझे कोई बताएगा क्या? हमने कल क्या क्या पढ़ा था, क्या देखा था? या फिर मैं रिवीजन तो करवाऊंगा 5 मिनट में, लेकिन हमने कल क्या क्या पढ़ा था? भाई, हमने कल ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ा ना, कि ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है ना, जो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे रहा उसका ना, या उसके सिविल डेवलपमेंट जो हम पढ़ेंगे ना। हमने पहला क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ना। सेकंड हमने ब्रिटिश लेजिस्लेशन क्या देखा, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फिर इसमें अदर इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुए हम इसको देखने वाले ना। तभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा ब्रिटिश पीरियड में, कि जो जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेसेस ना। दो फेस में डिवाइड था। पहला कंपनी रूल टिल 1858। सेकंड क्या था, क्राउन रूल फ्रॉम 1858 से लेकर के 1947 तक। अब कंपनी रूल टिल 1858 था, ठीक है ना। तो भाई क्राउन रूल कैसे चेंज हुआ, इसके पीछे की वजह मैंने बता दी थी, कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट था ना, जो हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं भाई, अब ठीक है ना, कंपनी के बस की बात नहीं है, अब हमें डायरेक्ट जाके कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो मैं आपको कॉमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ऐसे समझना, ठीक है। फिर उनका भाई अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वहां से क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से। तो पहला जो एक्ट आता है, जो कंपनी रूल के अंदर जो पहला एक्ट आता है, कौन सा आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है? तो यह क्या है, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ना। तो अब जो रिवीजन हो इसकी थोड़ी जल्दी करूंगा, ठीक है ना। बाकी हम हमें आगे की क्लास भी तो लेनी है ना। फिर इसमें तीन बातें हुई क्या? पहला, गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता। फिर क्या, इट सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब इसमें तीन चीजें हुई, मतलब क्या, गवर्नर जनरल बंगाल एज द गवर्नर जनरल, और बंगाल गवर्नर जनरल बन गया। और फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई जो मद्रास और जो मुंबई के जो गवर्नर थे ना, तो उनको क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल बंगाल था उसके अधीन कर दिया गया, उसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो हमने कल पढ़ा था। तो अब आज दोबारा रिवीजन हो रहा है, तो भाई ध्यान दे देना। फिर क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। सेकंड कौन सा एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में ना। पहली बार डेट ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या हुआ, इट प्लेस्ड द इंडियन अफेयर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब ये दूसरी बात होती है ना। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि वहां पे क्या होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जो रिप्रेजेंट किसको करता है, ब्रिटिश कैबिनेट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोर्ड होगा उससे क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। वह किसकी बॉडी में, तो बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या था, उसमें मेजर थ्री मतलब तीन वहां पे बातें हुई थी। पहली बात क्या थी, दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश इंडिया, मतलब विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, मतलब कि केंद्रीकरण का क्या था, लास्ट स्टेप था इस टाइम पे, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या था, कि जो कमर्शियल बॉडीज को बंद कर दिया गया धीरे धीरे ब्रिटिश। अब देखो यहाँ से जो 1833 का पढ़ रहे हैं ना, तो यहीं से आप ना ईस्ट इंडिया कंपनी के डाउनफॉल को आप देखना स्टार्ट कर देते हो, कि क्या हुआ, कि इट मेड द गवर्नर जनरल बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब गवर्नर जनरल जनरल बंगाल था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी जो थी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, और उसकी जगह पे चाय और चीनी के व्यापार को ही चालू रखा गया, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था, ऐसे ध्यान रखना, 1833 का। फिर देन आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, दैट मीन्स क्या है, दिस एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो
मतलब क्या हुआ कि उनकी जो पावर्स थी ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी विधायी, उसको सेपरेट कर दिया गया और इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन ना, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम को यहाँ से स्टार्ट। अब भाई 1853 का आते आते भाई इनसे देखो ऐसे समझो कि इन्होंने मतलब इनसे पावर धीरे धीरे लेने लग गए क्योंकि कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। जब आप उनसे व्यापारिक पावर ही छीन लोगे, व्यापारिक जो कमर्शियल एक्टिविटीज आप उनसे ले लोगे, तो वो तो उनके लिए वहां से बोलते ना उन घाटे का होने लगा ना। फिर 1858 तक, फिर 1858 में आते आते ईस्ट क्राउन रूल से क्या पे हम आ गए, क्राउन रूल पे आ गए। कहाँ से? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल से। अब हमने यहाँ पे कल देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, तीन मेजर चीजें हुई। पहले क्या हुई, इमरजेंस ऑफ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि पार्लियामेंट भाई कंट्रोल करेगी, ठीक है ना, तो अपना कोई ना कोई अधिकारी यहाँ बिठाएगी ना, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करे ब्रिटिश कैबिनेट को ना, तो इसलिए यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का उदय हो गया। फिर क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हो गया वह आ गया यहाँ पे ना। और किसको रिप्लेस कर दिया इसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सारा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, ये था हमारा जो हमने कल तक पढ़ा था। तो अभी तक समझ में आ गया कि जो हमने कल पढ़ा ना, तो ये जो क्लास में नहीं थी उनके लिए भी हो गया। और अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि इसी में आगे बढ़ते हैं। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 क्या था? शायद हमने कल इसको पढ़ा था ना। तो इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 ना, उसमें मेजर चार चीजें हुई। पहली, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मतलब जो प्रतिनिधिक संस्थाएं थी, उसका पहली बार यहाँ पे उदय होगा। फिर क्या, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 1833 का चार्टर था, उसमें साफ साफ बोला था, दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो यहाँ के बाद से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे 1861 में इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, फिर पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब पोर्टफोलियो प्रणाली यहाँ से स्टार्ट होती है। देन क्या था, इमरजेंस ऑफ द गवर्नर जनरल टू ट्रांजेक्ट ऑफ बिजनेस रूल मतलब उनके जो पावर्स को, ठीक है ना, कैसे जो उनके पावर्स ड्यूटीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, तो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में वही आता है। अब यहाँ से पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का ना। यहाँ से हम शायद हमारा नया होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या था? तो अब इसमें क्या मेजर चेंजेस आए? तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाने लगा। मतलब पूछते ना कि भाई भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान, ठीक है ना, पहली बार, ठीक है ना, इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन चुनाव कब से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा कि 1892 का जो चार्टर एक्ट काउंसिल था, इंडियन काउंसिल एक्ट ना, तो उसमें, ठीक है ना, एक स्टार्ट होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब हम 1858 तक पढ़ते हैं ना, तो वहां पर 1858 तक ना, या ना, तो जब कंपनी रूल होगा तो वहां पे चार्टर एक्ट होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जब क्राउन रूल होगा तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको बात पता है, ध्यान रखना, ऐसे रखना कि जब तक क्राउन रूल नहीं आ गया तब तक ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी को चार्टर लगते रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। और जब आफ्टर सॉरी क्राउन रूल, ठीक है ना, यहाँ पे इनको चार्टे बंद हो गया और इनको इंडियन काउंसिल एक्ट करके आने लगा, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मतलब इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्शन स्टार्ट हो गया। और सबसे मेन बात, पावर्स दी गई कि कौन सी पावर दी गई भाई, डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। मतलब कम से कम भाई इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्शन होने लगे, पावर तो देगी भाई, बजट में हम डिस्कस कर सके कुछ, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन तो हम एग्जीक्यूटिव के सामने रख सके और कार्यकारी के सामने ना, तो हम रख सके उसकी बॉडी के सामने। तो यहाँ से बातें स्टार्ट हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है ना, जो आता है हमारा 1909 का। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या था, फादर ऑफ, इसे क्या देखिए, इसमें इसको एक और क्या बोलते हैं, इसको नाम है मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1909 का। अब मॉडले और मिंटो कौन हो है ना? तो भाई
जो मिंटो हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल। जो इलेक्टोरेट था, ठीक है ना, एक जो था ना, उसको फादर ऑफ कम्युनल, मतलब इसके सांप्रदायिकता के आधार पर, ठीक है, इन्होंने चुनाव, ठीक है ना, कंडक्ट करवाने की और बातें कही थी, ठीक है। और इन्होंने क्या, वो नाम चेंज हुआ किसमें? पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसका नाम चेंज हो गया अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, कि संप्रदाय के आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग से इन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड की बात की थी, इसलिए बोला जाता है फॉर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है ना, इलेक्टोरल की बात की थी, मुस्लिमों के लिए अलग से, ठीक है ना, इलेक्शन का प्रावधान किया जाए, ठीक है ना। तो पहली बार इन्होंने किया था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या था, इसमें कौन थे? इसमें मोंटेग्यू, चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे थे। हाँ, उत्तम कुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने राइज हैंड किया। हाँ हाँ, बोलिए। मायो को? नहीं नहीं, अभी तो, अच्छा नहीं नहीं, आप देखिए, पता है कि जब ये मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें पहले मैंने पहले इसलिए मैंने पहले बता दिया, पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल इनका डेवलपमेंट देखें कैसे स्टार्ट होता है, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि भाई अदर इंस्टीट्यूशंस को देखने वाले हैं, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज देखेंगे, फिर अदर इंस्टीट्यूशन देखेंगे। जब हम अदर इंस्टीट्यूशन को हम देखेंगे ना, तो वहाँ पे हम मायो भी देखेंगे, मायो का जो रिजोल्यूशन आया, फिर उसमें फिर रिपन का क्या रिजोल्यूशन रहा, हम उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जब अदर इंस्टीट्यूशन ग्रोथ हो, अदर इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ओके। ना, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हाँ, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ना, तो यहाँ पे आया। तो अब इसका मतलब क्या था और कब आया, तो ये 1919 में आया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हुआ, सेपरेट द सेंट्रल सब्जेक्ट फ्रॉम प्रोविजन। जो प्रोविंस थे ना, उससे क्या हुआ, सेपरेट किया गया, दोनों के सब्जेक्ट को अलग अलग एटलीस्ट किया गया ना। अब इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस्ड होती है। सेकंड पॉइंट की आप बात करें, डायरकी, डायरकी मतलब क्या होता है, यह ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक सेंटेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ग्रीक सेंटेंस से डायरकी मतलब क्या है कि भाई दोनों जगह पे आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, शासन कर रहे हो, ठीक है। डायरकी मतलब कि डबल आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि जो 3/6 मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर टू बी इंडियन। इसमें क्या हुआ, 3/6 मेंबर जो होंगे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के, वो कौन होंगे, इंडियन होंगे। और इसमें क्या हुआ, रिलैक्स्ड कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ना, क्या हुआ, कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ना। और बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है डायरेक्ट इलेक्शन एंड बाय कैमरलिज्म। और यहाँ पे जो 1909 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम चेंज हो गया बाय कैमरलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ से नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट आते हैं, एक ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट आता है, एक आता है रिजर्व्ड ना। तो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि गवर्नर, ठीक है ना, उस चीज को, ठीक है ना, देखता है, सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एक्ट ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब रिजर्व सब्जेक्ट क्या होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेट तो गवर्नर ही करेगा, बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ से ये बात आती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेजर मेजर चार वहाँ इसमें बातें हुई थी ना, जो आपको ध्यान रखना। मैं इसका निमोनिक से बताता हूँ। आप सब फेसबुक सब यूज करते हैं ना, ऑलमोस्ट सब यूज करते होंगे फेसबुक तो, सब यूज करते हैं ना। तो भाई इसका निमोनिक्स ही वही है, फेसबुक पे डीपी ना, और एफ बी डीपी। क्या लिखोगे, एफ बी डीपी। एफ बी में डीपी आप लगाते हो ना, तो एफ मतलब क्या हो गया भाई, फेडरेशन। क्या हो गया, फेडरेशन। फेडरेशन मतलब भाई संघीय रूप से, ठीक है ना, हमारा चलेगा, फेडरेशन एफ मतलब। अब बी निमोनिक्स मतलब क्या हो गया भाई, बायकैमरलिज्म इन प्रोविंस, ठीक है ना। ए हो गया एफ बी, और डीपी मतलब क्या हो गया, डी मतलब
डायरकी जो अभी हमने बात की थी 1919 में, वहां पे डायरकी कहाँ पे थी, प्रोविंस में थी। लेकिन यहाँ पे डायरकी कहाँ पे होगी, डायरकी एट द सेंटर, ठीक है ना। अब भाई एफ बी डी हो गया, अब पी मतलब क्या हो गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है, प्रांतीय स्वायत्ता की बात करता है ना। तो इसलिए आपका हो गया एफ बी में डीपी, ठीक है ना, जो आप लगाते हो तो वही है हमारा 1935 में आपने डीपी लगाई थी, ऐसे करके ध्यान रख लेना। हाँ शुभम, क्या कह रहे हो आप। बी मतलब बायकैमेरलिज्म इन प्रोविंस, ठीक है ना, बायकैमेरलिज्म इन प्रोविंस। अब देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, एफ मतलब क्या हो गया, फेडरेशन। बी मतलब क्या हो गया, बायकैमेरलिज्म इन प्रोविंस ना। एफ बी डीपी मतलब क्या हो गया, डी मतलब डायरकी एट द सेंटर। फिर पी मतलब क्या हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है ना। ये समझ में गया है भाई, 1935 याद रहेगा। चलो, अब इसमें क्या हुआ कि जो अब डायरकी को कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 1935 में सेंटर में। बट प्रोविंस से क्या है, डायरकी को क्या कर दिया गया, एबोलिश किया गया, उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें तीन लिस्ट की बात होती है, एक और मेजर चेंजेस की बात करते हैं, थ्री लिस्ट की बात होती है। तीन लिस्ट कौन कौन सी थी, फेडरल ना, जिसे बोलते क्या बोला जाता है, फेडरल मतलब क्या बोलते हैं, जो केंद्र सूची ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची मतलब जो प्रोविंशियल उसमें थी, मतलब राज्य, और कनकरेंट कनकरेंट मतलब समवर्ती सूची। तो मैं उस टाइम कितने सब्जेक्ट थे, तो फेडरल में 59 आइटम्स थे। कितने आइटम्स थे, मैं 1935 की बात करूँ ना, तो 59 आइटम्स। प्रोविंस में कितने थे, 54 आइटम्स। एंड कनकरेंट में कितने थे, 36 आइटम्स, ठीक है ना। जो उसके तीनों लिस्ट के बाद भी एक और पावर होती है जिसे बोला जाता है रेसिड्यूअरी पावर, जिसे बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां ना। जो रेसिड्यूअरी पावर थी वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ना, और आज के टाइम किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, संसद में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, बायकैमेरलिज्म की जो मैं बात कर रहा था अभी, जो आपके मैंने लिखवाया भी, तो बायकैमेरलिज्म इन प्रोविंस था। तो कितने प्रोविंस में बायकैमेरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया तो ये, चलो ये तो मतलब मैं कंपटीशन के बेस पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इतना लिख दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। बायकैमेरलिज्म में मैं बता देता हूँ कि 6 थे आउट ऑफ 11 प्रोविंस। 6 प्रोविंस में बायकैमेरलिज्म वहां पे स्टार्ट हुआ जहाँ पे, ठीक है ना। तो कौन कौन से थे, बॉम्बे, बंगाल, एम और मद्रास, फिर बिहार, फिर असम, और यूनाइटेड प्रोविंस जिसे आजकल यूपी बोला जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे थे ना। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। उसके बाद हम बात करेंगे जो अदर ग्रोथ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस की ना। तो इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में हम देखेंगे, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है। तो अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक चलने से पहले मुझे बताओ भाई, किसी में डाउट हो तो, कोई भी, किसी को भी, एनीबॉडी, डाउट, नहीं तो आगे चलते हैं, आगे चले ना। इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, तो भाई इवोल्यूशन सिविल सर्विसेज क्या है भाई, इन 1675, in 1675 the company created a regular gradation of post ascending manner। पहला उस टाइम पोस्ट कैसे क्रिएट होती, जैसे पहला पोस्ट अप्रेंटाइज ना, सेकंड राइटर, तीसरा फैक्टर, चौथा जूनियर मर्चेंट, देन सीनियर मर्चेंट, ऐसे करके पोस्ट उस टाइम पे क्रिएट हुई थी। और पहली बार 1765 में सिविल सर्वेंट केम टू बी यूज्ड इन द कंपनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो 1760 में पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बातें आई थी। अब कॉर्नवालिस का भी रोल यहाँ पे आता है, तो कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना जो कंपटीशन वाले हैं, ठीक है ना, तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही थोड़े बहुत पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इसमें जो कर्नवालिस थे, उन्होंने एक कॉन्वेंटेड सर्विस की बात कही, दूसरी अनकॉन्वेंटेड सर्विस की बात कही ना। भाई कन्वेंटेड क्या होता है, अनकॉन्वेंटेड क्या होता है? तो भाई जो कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज थी, दैट मीन्स क्या था, हायर सिविल सर्विसेज, हायर सिविल सर्विसेज की बात होती है जब कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज की बात हुई। मतलब उसमें क्या होगा कि
जितने भी हायर लेवल के वो लोग होंगे ना, जो भी हायर हायर जो तो हायर हायर ऑफिशियल्स होंगे, उनको यहाँ पे आप वो आएंगे यहाँ पे। जो अनकन्वेंटेड में कौन होगा, जो लोअर सिविल सर्विसेज ना, जो होंगे लेकिन अधीनस्थ जो होंगे बिल्कुल ना, वो होंगे। तो अब इन्होंने कहा कि जो कन्वेंटेड सर्विसेज थी वह केवल किसके लिए थी, यूरोपियंस के लिए थी, वह केवल ब्रिटिशर्स के लिए थी ना। अब क्यों थी, उसके पीछे का उसने रीजन दिया। उसने क्या बोला कि उसने बोला ही वॉज डाउटफुल अबाउट द इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी ऑफ इंडियंस। और डाउटफुल था, क्या था कि उसको लगा कि भाई इनकी इंटीग्रिटी और एबिलिटी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब सही बात है ना कि उसको ये चीज लगा होगा, ठीक है ना, कि यार कि अब ये लोग उतने ज्यादा, ठीक है ना, क्या पता कुशल नहीं हो जो कि हमारे इसको चला पाए, ठीक है ना। और तो उसने इस पे डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल था वो, ठीक है ना। सेकंड क्या था, उसने कहा कि भाई हम जो अपने शासन को भारतीयों इंडियंस के ऊपर हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम उन पर शासन कर रहे हैं और हम अचानक से हम उन्हीं को सारा कुछ दे दिए तो फिर हम तो हमें तो भगा देंगे जल्दी, ठीक है। तो वही बात थी कि उसने कहा कि भाई जो ब्रिटिश जो था हमारा शासन था, उसको हम इंडियंस के ऊपर नहीं छोड़ सकते। सेकंड रीजन उसने दिया था। थर्ड रीजन उसने क्यों दिया कन्वेंटेड का, कि जो कन्वेंटेड सर्विसेज हैं, जो अपर अथॉरिटी की सर्विसेज हैं, उसको केवल ब्रिटिशर्स ही चला सकते हैं, नोट बाय द नेटिव्स ना। और फोर्थ बात जो उसने बोली, उसने कहा कि भाई जो रिजर्व पोस्ट है उस पे, ठीक है ना, जो हमारे हायर क्लास होंगी, जो इन्फ्लुएंशियल क्लास होगी, वह या ब्रिटिश सोसाइटी के वही इस पे जाएंगे, ठीक है ना। तो यह उसने दलील दी कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ना। अब जब कन्वेंटेड सिविल इसने दलील दे दी भाई, तो क्या हुआ कि एक कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, और वह इस्टेब्लिश हुआ 1800 में, ठीक है। अब उसमें लॉर्ड वेल्लेसली थे ना, वो थे उस टाइम पे, ठीक है ना। और अब लॉर्ड वेल्लेसली ने स्टार्ट तो कर दिया, बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1858 में जा करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और क्राउन रूल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे समझो लॉर्ड वेल्लेसली को फेवर नहीं किया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो कंपनी रूल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसने फेवर नहीं किया। जब उसने फेवर नहीं किया चल नहीं पाया, ठीक है ना। अब चल नहीं पाया क्योंकि अब बना किस लिए था, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स। उसने कहा भाई आपने कन्वेंटेड सिविल अनकन्वेंटेड कर दिया, तो वो जो कन्वेंटेड आएंगे उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अपने कॉलेज में। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने कहा नहीं भाई नहीं, आप नहीं कर सकते, आप इसको ओपन ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कलकत्ता में स्टार्ट तो कर दिया था उसने वेल्लेसली ने 1800 में, लेकिन उसे बंद करना पड़ा। अब उसकी जगह पे उसी चीज के लिए 1806 में हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज स्टार्ट होता है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज होता है क्यों, सेम पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, नेक्स्ट हम नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे आगे चलते हैं ना। भाई डाउट। अच्छा तो नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में क्या आता है भाई कि अब जब इन सब की इतनी सारी कुछ बातें चल रही थी ना, तो उसमें मैकॉले कमेटी आती है। मैकॉले, मैं आपको एज स्टोरी टेलिंग टाइप सुनाना चाह रहा था कि उसमें मैकॉले कमेटी आती है। मैकॉले कमेटी कहती है कि रुको रुको भाई, हम अपनी रिकमेंडेशन कुछ देंगे, उसके बेस पे आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब मैकॉले कमेटी क्यों आई, उसने कहा इंडियन सिविल सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना। अब मैकॉले कमेटी आई, उसने 1854 में अपनी रिपोर्ट दे दी, 1853 में आई थी, ठीक है ना। अब यह इंडियन सिविल सर्विसेज में बेस्ड थी, तो मेन इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जब आपने 1853 पढ़ा तो उसमें क्या था, ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम की बात होने लगी थी। कैसे, क्योंकि जब यहाँ से मैकॉले कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी, ठीक है ना। सब एक दूसरे से कनेक्टेड करके चलो, इंटर कनेक्टेड रहेंगे ना तो याद रहेगा ना। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एबॉलिश द पैट्रोनेज सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम ना। तो अब इसने कुछ रिकमेंडेशन दी। मैंने व्हाट इज मेजर रिकमेंडेशन, तो क्या थी, कन्वेंटेड सिविल में भारतीयों को भी जगह दी जाए। इसने क्या बोला, इंडियंस को भी इसमें भाई जगह दी जाए कन्वेंटेड में, ठीक है ना, जिसमें कर्नवालिस ने, इसने कर्नवालिस को बोला कि भाई कि ऐसा नहीं हो सकता, आप
कन्वेंटेड में इंडियंस को भी जगह दो, ठीक है ना। अब इसके भाई बात बताता हूँ, ठीक है ना, कि ये इसके रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ, ठीक है ना। 1854 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम किसने बात की कि होनी चाहिए। थर्ड इसने क्या बात की कि जो कैंडिडेट की जो एडमिशन की जो एज एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 टू 23 होनी चाहिए ना। फोर्थ रिकमेंडेशन कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड इन लंदन। कहाँ पे भाई, उसने कहा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लंदन में, ठीक है ना, करवाया जाना चाहिए। फिर इसकी नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या आती है, देखो मैं जो रिकमेंडेशन बताऊंगा मेजर रिकमेंडेशन बताऊंगा, ठीक है ना, और डिटेल में, ठीक है ना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। फिर क्या इसने कहा, देयर शुड बी प्रोबेशनरी पीरियड को भी स्टार्ट किया जाना चाहिए। फिर ईस्ट इंडिया कॉलेज जो बना था, जो इन्होंने हेलिबरी में बनाया 1806 में, जो हमने पहले डिस्कस किया, उसको कॉलेज को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। और जो परीक्षा का जो लेवल होगा, एग्जाम का जो लेवल होगा, हायर होना चाहिए और नॉलेज के बेस पे सिलेक्शन हो, ठीक है ना। इसकी बात मैकॉले कमेटी ने की। अब मैकॉले कमेटी के रिकमेंडेशन को मानते हुए, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज कमीशन बनता है, ठीक है ना। सिविल सर्विस कमीशन बनता है और एग्जाम लिया, और पहली बार, ठीक है ना, 1858 में से मतलब सेटअप इन 1855 में हो गया था ना। जो मैं बात करूं कमीशन, सिविल सर्विस कमीशन, लेकिन 1858 में पहली बार उन्होंने एग्जाम करवाया, और पहली बार इंडिया के से कौन चुना गया, जो वहां पे सत्येंद्र नाथ बनर्जी, और पहली बार, ठीक है, इंडियन जो वहाँ पे सेलेक्ट हुए कॉन्वेंटल सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, जो उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, ठीक है ना, पहली बार। तो कहने का मतलब है कि जो उन्होंने कॉर्नवालिस ने जो अपनी बातें बताई थी, तो गलत थे कि भाई कि इंडियंस की एबिलिटी भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि इंडियंस की एबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पे शायद सत्येंद्र नाथ जी पहुंचते नहीं, ठीक है ना। तो भाई उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है ना, हमने अभी तक इतना पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कमेटी आती है, जो मैकॉले के आफ्टर मैकॉले कमेटी, मैकॉले कमेटी के बाद एटकिशन कमेटी आती है, ठीक है। एटकिशन कमेटी, एटकिशन कमेटी बोल सकते हैं, कमीशन बोल सकते हैं। यह आया 1886 में। अब 1886 में आया, अपॉइंटमेंट हुआ, और 1887 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा कि भारतीयों को भी, ठीक है ना, इंडियंस को भी कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज में भाई शामिल करो, ठीक है ना। अब इसकी मेन मेजर 2-3 रिकमेंडेशन है, उसको देखेंगे, ठीक है ना। इसने एक बोला, जो हमारे पास 2 टायर सिस्टम अभी तक कॉर्नवालिस चला रहे थे, कॉन्वेंटेड और अनकॉन्वेंटेड को, उसको क्या करो, उसको आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस्ड बाय द सबऑर्डिनेट, प्रोविंस, ठीक है ना, और इंपीरियल। इन तीनों में से क्या करो, रिप्लेस कर दो। और इसका निमोनिक्स कैसे याद करोगे, सिम से, SIM, सिम, ठीक है ना, सिम से इसका निमोनिक्स याद रख लेना। सिम, एस मतलब क्या हो गया, सबऑर्डिनेट, आई मतलब क्या हो गया, इंपीरियल, एस मतलब, पी मतलब क्या हो गया, प्रोविंस, ना, SIP, सॉरी सॉरी सॉरी, SIP, हाँ, SIP करके याद रख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्या था, इसने क्या मेजर मेजर रिकमेंडेशन थी कि द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज शुड बी फिक्स्ड एट 23 इयर्स। So the statutory civil service system of recruitment should be abolished ना, उसे एबोलिश कर दिया जाए, और 1892 में इसे एबोलिश भी कर दिया गया था। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, ठीक है, साइमल्टेनियस और नॉट बी हेल्ड साइमल्टेनियस इन इंग्लैंड एंड इंडिया, दोनों को साइमल्टेनियस स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। और कुछ जो पोस्टें हैं और प्रमोशन के, या सम पोस्ट को क्या कर प्रमोशन के थ्रू भरे जाने चाहिए ना। ये थी और एटकिसन कमेटी की रिपोर्ट। देन इस्लिंगटन कमेटी आती है, नेक्स्ट इस्लिंगटन कमेटी कमीशन आता है। तो इस्लिंगटन कमीशन ने क्या अपनी रिपोर्ट दी थी, तो मेजर 1912 में अपॉइंट हुआ था, और 1915 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। क्योंकि आपको पता है ना, 1912 के बाद से 1914 से क्या स्टार्ट होता है, शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट होता है, 14 से 18, ऐसे था ना शायद। तो क्या था, तो उसी बीच में, ठीक है ना, कमेटी 12 में बनी, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है ना, पहले बार स्टार्ट हो तो रिपोर्ट नहीं दी थी, बाद में इसने 15 में अपनी रिपोर्ट दी। और फिर क्या हुआ, रिक्रूटमेंट टू द सुपीरियर पोस्ट शुड बी मेड पार्सली इन इंग्लैंड एंड पार्सली इन इंडिया, ठीक है। फिर 25% ऑफ सुपीरियर पोस्ट शुड बी फिल्ड बाय इंडियंस, पार्सली बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस।
Then third, service under Government of India categorized into class 1 and class 2. Then there should be a probationary period of 2 years. For the ICS it should be 3 years. और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आता है 1918। अब उसमें क्या था, और 33% ऑफ द सुपीरियर पोस्ट शुड बी रिक्रूटेड इन इंडिया एंड हिज परसेंटेज शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1.5% एनुअली। Competitive examination should be held simultaneously in England and India. Montfort reform को देखना। The member of the ICS should be given fairly salary and pension benefit and allowances. So the recommendation were accepted and implemented by enacting the Government of India Act 1990। और इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज को जोड़ा जाना चाहिए, और मेन मेजर रिकमेंडेशन इसकी यही रही थी। और फिर क्या हुआ कि कम्पिटिटिव एग्जाम हुआ भारत इंडिया में 1922 के बाद से भी, और 1955 के बाद से, ठीक है ना। और 1926 में कमीशन बना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम बात कर रहे थे पहले, ठीक है। तो ये थी मेजर इसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है ना। तो और इसके बाद हम चलते हैं ग्रोथ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब ग्रोथ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन क्या था उसको देखते हैं। जस्ट एक मिनट जस्ट ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो क्या था ग्रोथ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस ना। तो ग्रोथ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, तो भाई पहली बात हम करते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कैसे उदय हुआ इसका, इंस्टीट्यूशंस में आएगा ना, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो क्या था, इन 1843 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेपरेटेड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में गए कि जो 1843 था, ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेपरेटेड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, 4 डिपार्टमेंट्स को सेपरेट किया गया, जिसे निमोनिक्स क्या है, HFMF या FM डाल देना। ठीक है, तो अब H का मतलब क्या था, होम ना, होम डिपार्टमेंट। F मतलब क्या था, फाइनेंस। M मतलब क्या था, मिलिट्री। देन F मतलब क्या था, फॉरेन ना। व्हाट सेटअप इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को उस टाइम पे 4 डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 1843 के। फिर क्या था 1859, जो हमने 1861 के चार्टर एक्ट में हमने देखा था, क्या था, पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट हो गई थी ना उस टाइम पे, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो उसमें ये बताया कि 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग ना, और a member of the Governor General's Council was made a charge of one or more departments of the Central Secretariat and was authorized to issue order on behalf of the councils. In 1905, after 1905, the tenure system of secretariat ना इंट्रोड्यूस्ड हुआ बाय लॉर्ड कर्जन। फिर 1905 में रेलवे बोर्ड सेटअप हुआ ना, रेलवे बोर्ड सेटअप बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर क्या 1947 में द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर नेम्ड एज मिनिस्ट्रीज। अब देखो, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कि जो डिपार्टमेंट्स थे मिनिस्ट्री नाम कब से पड़ा, हम बोलते हैं ना यह मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री, तो भाई मिनिस्ट्री नाम कब से हुआ, तो 1947 में डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो गया और इससे मिनिस्ट्रीज बोलने चलने लगा। और उस टाइम पे 18 सच मिनिस्ट्रीज इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एट दैट टाइम, मतलब 1947 में 18 मिनिस्ट्रीज थी बस। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट में अदर इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुआ। सो पहले 1772 में क्या हुआ था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने क्या किसका पोस्ट क्रिएट किया, डीसी का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट वहां पे क्रिएट किया। फिर 1786 में क्या था, द फर्स्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टार्ट होता है। 1792 में क्या स्टार्ट होता है,
इंट्रोड्यूस दरोगा सिस्टम जिसे बोला जाता है, जिसने रिप्लेस किसको किया, जमींदारी सिस्टम को रिप्लेस किया गया। और जिस जो थानेदार वगैरह होते थे ना, उसको रिप्लेस किया दरोगा सिस्टम ने, ठीक है ना, 1792 में। फिर 1829 में यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर पोस्ट वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड बेंटिक, ठीक है। फिर 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब देन हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन पे चलते हैं, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट originated and developed in modern India during the British rule। तो यहाँ पे कुछ है, जैसे 1688। अब 1688 में क्या हुआ था, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया 1688 में was set up in at मतलब इन मद्रास। इट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास, यहाँ से 1687 में इसका माना जाता है। और एग्जिस्टेंस में कब आया, ये आया 20th नवंबर सितंबर 1688 से क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आ गया था। बट स्टार्ट कब से होता है, और 30 दिसंबर 1687 से, ध्यान रखना। फिर 1726 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। फिर क्या था, लॉर्ड मेयो, जो लॉर्ड मेयो का रिजोल्यूशन ना, लॉर्ड मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 on financial decentralization, visualized the development of local self government institutions ना, वहां पे स्टैब्लिश होता है ना। तो लॉर्ड मेयो का रिजोल्यूशन था 1870 का, जो इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही, वित्तीय क्या बोलते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की इसने, ठीक है ना। फिर लॉर्ड रिपन का नेक्स्ट आता है, लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882 ना। अब 70 में मेयो का था, और लॉर्ड रिपन 82 12 साल बाद ना, was held the Magna Carta of the local government ना, and also he is called the father of the local government in India। फिर रॉयल कमीशन आया, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन was appointed in 1907 and it submitted its report on 1909। so its chairman was होब हाउस, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, 1919 में हमें पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बिकम अ ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट अंडर द चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर। तो अब फिर क्या हुआ, 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट आया, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, 1935 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोविजनल सब्जेक्ट। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, तो उसमें इंस्टीट्यूशन में क्या ग्रोथ हुई, तो 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। इन 1860 a system of budget was introduced। 1870 financial administration was decentralized by Lord Mayo। 1921 में public account committee was created at the center। और 1924 railway budget was separated from general budget on the recommendation of the Oakworth committee report on 1921। 1935 Reserve Bank of India was established by an act of central legislature। ते था भाई हमारा अदर ग्रुप, मतलब इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देना हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। और देन हम ट्राई करेंगे कि 2 दिन में प्रेसिडेंट को खत्म करते हैं, और प्रेसिडेंट के चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। और इसको फिर इसमें हम प्रेसिडेंट चैप्टर ओवर हो जाएगा, प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर, और जितना कवर होगा उतना करेंगे, बाकी आप लोगों को नोट्स भेज देंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास और है, तो जब 30 को खत्म होगा मतलब हम 1 दिन और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा ओवर, ठीक है। तो आज की क्लास में ओवर करते हैं और कल की क्लास में मिलते हैं, ओके। ओ एक वेट अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, वेट अटेंडेंस। हाँ ठीक है, आप लोग जा सकते हैं अभी, ठीक है ना। और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना आप, ठीक है ना। ओके।